नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है और जो पिछले 90 दिनों से जो वहां पर जो तांडव चल रहा था उस पर कुछ हद तक रोक लगी है। एक वीडियो वायरल हुआ कुछ दिनों पहले। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद उनके कुछ वक्तव्य के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, उनके कुछ ऐसे वक्तव्य उन्होंने जो कहे, उनके कहने के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर कुछ कहा। 36 सेकंड का एक छोटा सा क्लिप दिया मीडिया के लिए और उसके बाद उन्होंने और भी स्थान, बिहार, बंगाल, राजस्थान, इन स्थानों को भी जोड़ा कि वहां पर भी होता है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो एक देश का एक सूबा 70 दिनों से 80 दिनों से जो जल रहा था उस पर उन्होंने कुछ कहने की बजाय उन्होंने इस पर जोर दिया कि और भी जगह पर भी ऐसी वारदातें होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट में के जज ने कड़ी टिप्पणी की। इस कड़ी टिप्पणी में उन्होंने 2-3 बातें कही हैं, जिसमें से एक जो पहला उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा की अलग थलग घटना नहीं है बल्कि व्यवस्थागत जो है वो फेलियर है। पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में 14 दिन क्यों लगे? सुप्रीम कोर्ट ने यह केंद्र सरकार से जवाब मांगा जब 31 जुलाई को जब ये सुनवाई हुई। फिर उन्होंने 1 तारीख तक का, दूसरे दिन का 2 बजे का मोहलत दिया। फिर उन्होंने फटकार लगाई क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मणिपुर में जो है कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, सरकार वहां से नदारद थी। वहां पर के लिए जब उन्होंने 1 तारीख को उनका फिर से जो वक्तव्य आया वो आया कि मणिपुर में मशीनरी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, कोई कानून व्यवस्था नहीं बची है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पुलिस को फटकार लगाए, डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। ये 1 तारीख का है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं जो सुनवाई कर रहे हैं, जो पीठ बनाई गई है, बनी है, उसमें डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, ये 3 जजों की जो एक बेंच है, जो पीठ बनी है, वो इस केस को सुन रही है। आज वीडियो बनाने का मकसद यह है कि जो 31 तारीख को कोर्ट में जो हुआ और 1 तारीख को जो कोर्ट में हुआ वो आपको सिलसिलेवार ढंग से आप तक ये बातें पहुंचाई जाए, क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो इन सब बातों को नहीं पहुंचाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो और स्वतंत्र पत्रकार हैं जिन्होंने इसे पहुंचाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ ने पूछा है कि घटना 4 मई को हुई थी, पहला सवाल, उस पर 0 एफआईआर 18 मई को दर्ज की गई। जो पहला लूप होल कि जो घटना थी, जो महिला को नग्न करके घुमाया गया, जिसे एक जब भेड़िए की तरह नोचा गया, वो घटना 4 मई की थी और उसका जो एफआईआर है वो 18 तारीख को दर्ज किया गया। तो 14 दिनों तक पुलिस क्या कर रही है? ये 14 दिन क्यों लगे? 4 मई से 18 मई तक क्या कर रही थी पुलिस? ये इनके सवाल थे। फिर पीठ ने कहा यौन हिंसा का शिकार होने से पहले भीड़ द्वारा 2 महिलाओं को नग्न कर घुमाने की यह भयावह घटना, जिसका वीडियो 2 सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, कोई अकेली घटना नहीं थी और अनुमान लगाया कि ऐसे कई उदाहरण होंगे। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल है भारत के, तुषार मेहता, सरकार का पक्ष रखने के लिए वो उपस्थित हुए थे, जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और केंद्र का भी। 4 मई को पुलिस द्वारा तुरंत एफआईआर दर्ज करने में क्या बाधा थी? सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि 18 मई वह तारीख थी जब घटना को संज्ञान में लाया गया था। उन्होंने कहा कि वीडियो सामने आने के 24 घंटे के भीतर 7 गिरफ्तारियां की गई। सीजीआई ने यह भी पूछा कि कुल कितनी एफआईआर दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट सॉलिसिटर जनरल ने कहा विशेष थाने लगभग 20 एफआईआर और राज्य में 6000 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि इसका पूरा ब्यौरा सॉलिसिटर जनरल के पास नहीं था। फिर सीजीआई ने फिर से सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस
ने फिर से सवाल पूछा, क्या स्थानीय पुलिस इस बात से अनजान थी कि ऐसी घटना हुई थी? और एफआईआर 20 जून को मजिस्ट्रेट को क्यों स्थानांतरित की गई 1 महीने के बाद? अब ये दूसरा लूप हो, पहले तो 14 दिनों के बाद एफआईआर दर्ज हुई, फिर इसके 20 दिनों के बाद वो जो घटना है, वो एफआईआर है, वो मजिस्ट्रेट के पास पहुंची 20 जून को। तो ये क्यों? फिर सीजीआई ने पूछा एक और बात, आपने यह भी कहा कि लगभग 6000 एफआईआर है, तो उसका विभाजन क्या, उसका वर्गीकरण क्या है? कितने में महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल है, कितने में हत्या हुई है, आगजनी, घरों को जलाने जैसे गंभीर अपराध शामिल है? व्यक्ति के खिलाफ अपराधों के बीच विभाजन क्या है? संपत्तियों के खिलाफ अपराध, पूजा स्थलों के खिलाफ अपराध, इस तरह का जो वो एक वर्गीकरण है, उसे अलग अलग खानों में डाल करके ये जो 6000 एफआईआर दर्ज हो, तो किस में, किस चीज में कितनी एफआईआर है, तो ये भी आंकड़ा सरकार के पास नहीं था। फिर सीजीआई ने आगे पूछा, क्या इससे वाकये के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा का यह एकमात्र घटना है? ऐसी कितनी एफआईआर है? पीठ ने यह भी पूछा कि क्या सीबीआई सभी मामलों की जांच अपने हाथ में लेने की स्थिति में होगी? मणिपुर में व्यवस्थागत जो हिंसा है, एसजी ने पीठ को बताया उनके पास एफआईआर की संख्या और विभाजन के संबंध में विशेष निर्देश नहीं है। मतलब जो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कहा हमारे पास इस तरह का कुछ भी डाटा उपलब्ध नहीं है। सीजीआई ने आश्चर्य व्यक्त किया कि राज्य के पास तथ्य नहीं है, ये सभी तथ्य मीडिया में है। मुझे आश्चर्य है कि मणिपुर राज्य के पास ऐसे तथ्य नहीं है। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वायरल वीडियो घटना का ये अकेले अपराध के रूप में नहीं देखा जा सकता है, और टिप्पणी की कि यह व्यवस्थागत हिंसा का हिस्सा था। पीड़ितों के बयान है, उन्हें पुलिस ने भीड़ को सौंप दिया। यह निर्भया जैसी स्थिति नहीं है, वह भी भयावह थी लेकिन अलग थलग थी। यह एक अलग उदाहरण नहीं है। हम यहाँ व्यवस्थागत हिंसा से निपट रहे हैं, जिसे आईपीसी एक विशेष अपराध के रूप में मान्यता देता है। ऐसे मामलों में क्या महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास एक विशेष टीम होनी चाहिए? मणिपुर राज्य में हीलिंग टच की आवश्यकता है क्योंकि हिंसा लगातार जारी है। सीजीआई ने राहत शिविरों के बारे में भी पूछा, चिंता व्यक्त की और बयान दर्ज करने के लिए एक मानवीय तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हिंसा भड़के हुए 3 महीने बीत चुके हैं और इस अवधि में महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो गए होंगे। फिर 6000 एफआईआर के विभाजन को जानने की जरूरत है। कितना शून्य एफआईआर कितनी न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी गई, कितनी कार्रवाई की गई, कितनी न्यायिक हिरासत में है, कितनी यौन हिंसा से जुड़ी है, कौन कानूनी सहायता में स्थिति, कितने 164 के बयान अब तक दर्ज है, सब पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूछा। अब आप सोच सकते हैं कि इन सब के ऊपर केंद्र सरकार या राज्य सरकार पर के पास इनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको कल मतलब 1 तारीख को 2 बजे तक का समय देते हैं, आप इन सब डेटा के साथ में आप आइए। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नहीं, हमें कम से कम 1 महीने का वक्त चाहिए। इस पर वो भड़क गए। सुप्रीम कोर्ट डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त लहजे में कहा कि आपको कल 2 बजे इन सब तथ्यों के साथ में आना होगा। अब अगली सुनवाई दूसरे दिन 2 बजे की है। यहां पर अब आप एक और ये देख लीजिए पिक्चर कि क्या है कि ये डीवाई चंद्रचूड़ जो इस समय एकमात्र जो लोकतंत्र का जो खंबा अगर कहीं पे खड़ा है तो इन्हीं के कंधों पर खड़ा है, क्योंकि बाकी सब कुछ तो ढह चुका है। वोट की राजनीति इतनी गंदी और इतनी जड़ें इस तरह की जा चुकी हैं कि ये न केन प्रकार जीतने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही हमारी सरकार है, यही हमारे सरकार की उपलब्धि है। उन्होंने कहा है कि हम सरकार को थोड़ा समय दे रहे हैं, अगर आगे जमीन पर कुछ नहीं होता तो हम खुद कार्रवाई करेंगे। ये सीजीआई का वक्तव्य है। अब आप ये सुने
कि मणिपुर में मशीनरी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। यह दूसरे दिन का है। कानून व्यवस्था नहीं बची है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पुलिस को फटकार भी लगाई है और डीजीपी को अगली सुनवाई में आने के लिए भी कहा है। डीजीपी स्वयं आएंगे, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। ये सख्त लहजे में यह आदेश है। कोर्ट यह जानकर हैरान था कि लगभग 3 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और हिंसा पर दर्ज 6000 एफआईआर में से अब तक केवल कुछ ही गिरफ्तारियां हुई हैं। कोर्ट ने मणिपुर के पुलिस महानिदेशक को, डीजीपी को शुक्रवार दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे का मतलब आप समझते हैं 4 तारीख को, 4 अगस्त को दोपहर 2 बजे उन्हें आने के लिए कहा गया। कोर्ट ने और आदेश दिया, प्रारंभिक आंकड़ों के आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जांच में देरी हुई है। घटना और एफआईआर दर्ज करने, गवाहों के बयान दर्ज करने और यहां तक कि गिरफ्तारियों के बीच काफी चूक हुई है। अदालत को आवश्यक जांच की प्रकृति के सभी आयामों को समझने में सक्षम बनाने के लिए हम मणिपुर के डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से शुक्रवार दोपहर 2 बजे यानी 4 तारीख को दोपहर 2 बजे अदालत में उपस्थित होने और अदालत के सवालों का जवाब देने की स्थिति में होने का निर्देश देते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का मणिपुर के डीजीपी को यह आदेश है। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मणिपुर में हिंसा से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यौन हिंसा के पीड़ितों द्वारा याचिकाएं भी शामिल थी। कल पीठ ने राज्य से कई प्रश्न भी पूछे थे। इसमें एक और बात बता दें, सुषमा स्वराज की बेटी भी इसमें बीच में कूद पड़ी थी, शायद नीचे आपको मिलेगा। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। एक महिला हो कि अगर महिला की अस्मिता को अगर तार अगर कोई करे तो फिर उसे क्या कहा। राज्य की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज पीठ को सूचित किया, यानी कि 1 तारीख को, कि 6532 एफआईआर दर्ज की गई है और उनमें 11 महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित है। सीजेआई ने पूछा कि इनमें से कितनी शून्य एफआईआर है। सीजेआई ने उन तारीखों के बारे में भी पूछा जब यौन हिंसा की घटनाओं के संबंध में शून्य एफआईआर को नियमित एफआईआर के रूप में परिवर्तित किया गया था। एसजी ने कहा कि यह तत्काल प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 6532 एफआईआर से संबंधित चार्ट अधिकारियों द्वारा रात भर में तैयार किया गया था और उन्हें दिन में यह जानकारी दी गई थी। सीजेआई ने यौन हिंसा वीडियो से जुड़े मामले की गिरफ्तारी की तारीख के बारे में पूछा। एसजी कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दे सके। अब यह आप समझ लीजिए कि ये हमारा कानून व्यवस्था है मणिपुर में, कि छोटे छोटे जो सवाल है उन सवालों का जवाब भी वहां की सरकार, वहां का जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पास नहीं था। तो सरकार किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर वहां पे किस तरह से फेल था, इसका अंदाजा हम आप लगा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वीडियो में सामने आने के बाद ही इसमें सुधार किया जा सकता। एफआईआर दर्ज करने में काफी देरी की गई। एक बात बहुत स्पष्ट है, एफआईआर दर्ज करने में इतनी लंबी देरी हुई। सीजीआई ने एसजी द्वारा प्रस्तुत नोट को देखने के बाद कहा यह बात। सीजीआई ने एक महिला को कार से बाहर खींचने और उसके बेटे को पीट कर हत्या करने की घटना का जिक्र करते हुए कहा, 4 मई की घटना के संबंध में 7 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एक गंभीर घटना थी। सीजीआई ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि 1 या 2 मामलों को छोड़कर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिर सीजीआई ने कहा कि जांच बहुत सुस्त है। 2 महीने के बाद एफआईआर दर्ज की गई, गिरफ्तारी नहीं हुई। लंबे समय के बाद बयान दर्ज किए गए। एसजी ने कहा, जमीन पर हालात खराब थे। जैसे ही केंद्र को पता चला, कार्रवाई की गई। कानून और व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। राज्य पुलिस ने नियंत्रण खो दिया। फिर सीजीआई ने फिर पूछा, इससे हमें यह आभास होता है कि मई की शुरुआत से लेकर जुलाई के अंत तक कोई कानून नहीं था। मशीनरी पूरी तरह से खराब हो गई थी। आप एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सके। क्या यह इस तथ्य को की ओर इशारा नहीं करता है कि राज्य में मशीनरी, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी? फिर सीजीआई ने कहा, राज्य पुलिस जांच करने में असमर्थ है। उन्होंने नियंत्रण खो दिया है। वहां बिल्कुल भी कानून व्यवस्था नहीं है। सीजीआई ने कहा
कि 6000 एफआईआर में आपने 7 गिरफ्तारियां की। सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया कि 7 गिरफ्तारियां वायरल वीडियो घटना के संबंध में की गई हैं और कुल मिलाकर 250 गिरफ्तारियां की गई हैं और 12000 गिरफ्तारियां निवारक उपायों के रूप में की गई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, माननीय न्यायालय के शब्दों के परिणाम हो सकते हैं। इसका उपयोग या दुरुपयोग उन तरीकों से किया जा सकता है जिनका इरादा नहीं था। सीजीआई ने यह भी पूछा कि क्या महिलाओं को भीड़ के हवाले करने वाले पुलिस कर्मियों से पूछताछ की गई। महिलाओं के बयान है जो कह रहे हैं पुलिस वाले ने उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया। क्या उन पुलिस कर्मियों से पूछताछ की गई है? क्या डीजीपी ने पूछताछ की है? डीजीपी क्या कर रहे हैं? यह उनका कर्तव्य है। सीजीआई ने गरजते हुए गुस्से में तल्ख लहजे में यह प्रश्न पूछा था। फिर सीजीआई ने कहा, यह स्पष्ट है कि 2 महीने के लिए राज्य पुलिस प्रभारी नहीं थे। उन्होंने प्रदर्शनात्मक गिरफ्तारियां की हैं होंगी, लेकिन वे प्रभारी नहीं थे। या तो वे ऐसा करने में असमर्थ थे या इसमें कोई उनकी दिलचस्पी ही नहीं थी। पीठ ने एक बयान देने को कहा जिसमें बताया जाए घटना की तारीख, 0 एफआईआर दर्ज करने की तारीख, नियमित एफआईआर दर्ज करने की तारीख, वह तारीख जिस दिन गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, तारीख जिस दिन 164 के बयान दर्ज किए गए हैं था। ये आईपीसी के तहत 164 में बयान दर्ज करना होता है। गिरफ्तारी की तारीख। फिर कोर्ट ने एसआईटी समिति गठित करने की अपनी योजनाओं का खुलासा किया। सीजीआई ने संकेत दिया कि कोर्ट हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने के बारे में सोच सकता है जो स्थिति पुनर्वास घरों की बहाली का समग्र मूल्यांकन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि बयान दर्ज करने से संबंधित पूर्व जांच प्रक्रिया उचित तरीके से चले। सीजीआई ने संबंधित पक्षों से उस इकाई में पर यह भी राय मांगी कि जिसे मामलों की जांच सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित करना अव्यवहारिक है और इस मामले में एक और यह है कि सरकार मणिपुर की जनता नहीं चाहती कि मामला सीबीआई के पास जाए, किसी उच्च स्तरीय समिति को गठित की जाए, उसके देखरेख में उसकी जांच की जाए। तो हम ये समझ सकते हैं कि आप लोगों ने ये देखा, समझा, सुना कि ऐसा क्या चल रहा है क्या नहीं इस देश में। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं होता तो आज मणिपुर में अभी भी मणिपुर जल रहा होता। धन्यवाद आप सभी का।